अस्सलाम वालेकुम। कल हमने चैप्टर नंबर 7 को क्लोज किया था। चैप्टर नंबर 8 लीडरशिप। द एक्ट्स ऑफ the act of controlling the actions and using abilities of others to achieve the goals, objectives of organization, that is called leadership। दूसरों की क्वालिटीज को इस्तेमाल करना, दूसरों के एक्ट्स को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, दूसरों के नॉलेज को यूज करना, जिसके जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। सो वो पर्सन जो दूसरों की स्किल्स को, दूसरों की नॉलेज को, दूसरों के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लीडर। और लीडर जो भी काम करेगा, जो भी ऐसे एक्ट्स करेगा जिनके जरिए वो दूसरों को कंट्रोल कर सके, वो सारे का सारा काम कहलाएगा लीडरशिप। अब लीडरशिप बेसिकली इसको हम डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो ये है लीडरशिप या लीडर। यहां है आपका स्टाफ। लीडर बेसिकली स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहा है, लीडर प्लान बना रहा है और स्टाफ को इंस्ट्रक्ट कर रहा है और उनके स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर रहा है। सो कॉमनली यही समझा जाता था कि लीडरशिप वन वे प्रोसेस है, कि लीडर सोचेगा, लीडर की थिंकिंग होगी, बाकी लोग सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो नई थ्योरीज आई हैं उनमें यह है कि लीडरशिप वन वे नहीं, टू वे प्रोसेस है। ऐसे तो आएगा ही, लेकिन ऐसे भी जाएगा कि लीडर नो डाउट दूसरों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, उन्हें प्लान बना के देगा, लेकिन ये 100% वन वे नहीं होगा। बदले में जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो स्टाफ वाले हैं, वो भी अपना फीडबैक देंगे, वो इसको सजेशंस देंगे, काम को इंप्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे तो इसको फीडबैक भी मिलेगा। लेकिन मेन काम है वो अब भी लीडर ही करेगा, चाहे टू वे है, मेन काम अब भी लीडर ही करेगा। स्ट्रेटजी भी ये बनाएगा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ये सेट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक स्टाफ की तरफ से भी इनपुट आएगी। क्योंकि स्टाफ की तरफ से आने वाली इनपुट थोड़ी है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लीडर है, सो लीडर टू स्टाफ एरो हमने बनाया है फुल, कि ये अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर ही होगा। स्टाफ या वर्कर्स की तरफ से जो रिस्पांस जाना है, जो फीडबैक जाना है, जो सजेशन जानी है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लीडर की पोजीशन होती है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग लीडर के साथ रेस्ट करती है, दैट्स व्हाई स्टाफ की तरफ से जो एरो जा रहा है उसको हमने डॉटेड फॉर्म में शो किया है। अब थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप से मुताल्लिक थ्योरीज के कौन पर्सन लीडर हो सकता है, लीडर के अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए, लीडर के ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। तो पहली थ्योरी है आपकी ट्रेट थ्योरी।
given to them by God or by Allah subhanahu wa ta'ala. ट्रेट कहते हैं किसी बंदे के जीन्स को, जीनोटाइप को। जो लोग, जिन लोगों ने साइंस को थोड़ा बहुत ही पढ़ा है वो जानते होंगे कि किसी बंदे का जो बायोलॉजिकल मेकअप है, उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से जीन्स शामिल हैं, वो कहलाता है जीनोटाइप। और उस जीनोटाइप की वजह से उस बंदे में जो क्वालिटीज आती हैं, उन क्वालिटीज को हम कहते हैं ट्रेट्स। सो बेसिकली ट्रेट्स आपकी वो क्वालिटीज होती हैं जो आप अपने साथ लेके पैदा होते हैं। ये क्वालिटीज आपको कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती हैं। तो ट्रेट थ्योरी ये कहती है कि लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर बने बनाए पैदा होते हैं। लीडर्स कुदरत की तरफ से अता होते हैं, इन्हें दुनिया में बनाना मुश्किल होता है। अब ये थ्योरी ये कहती है कि लीडर्स के अंदर बहुत सी क्वालिटीज हो सकती हैं ट्रेट थ्योरी के जरिए। फॉर एग्जांपल ये थ्योरी ये कहती है ग्रेट मैन आर बॉर्न नॉट क्रिएटेड। ये जो अजीम लोग हैं वो पैदा होते हैं, पैदा किए नहीं जाते। वो प्रोड्यूस नहीं किए जाते, वो इनबॉर्न अजीम होते हैं। सो क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं ट्रेड थ्योरी के मुताबिक? मुख्तलिफ लीडर्स हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क टेकिंग, लीडर्स रिस्क लेने वाले होते हैं। एंथुसियास्टिक, सेल्फ डिटरमिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिसिव, ये लोग फैसला साजी की मजबूत कुव्वत रखते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, थिंकिंग पावर, discovering mind, trustworthy, energetic, flexible and also rigid। ये लोग अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन अपने रूल्स के मामले में रिजिड होते हैं। सो खाली यही क्वालिटीज नहीं है कि ये लोग लीडर्स नॉर्मली नहीं, हमेशा ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। सो इनका कहना था कि ये क्वालिटीज लोग अपने साथ लेके पैदा होते हैं। ये क्वालिटीज किसी के अंदर पैदा नहीं की जा सकती, ये उसको बाय बर्थ ही मिलती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, टू कंट्रोल one's own emotions, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना और उनको अपने लीडरशिप के ऊपर, अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज ना होने देना, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। नॉर्मली हम लोग, मेजॉरिटी हमारे लोग होते हैं, ये जज्बात में आके फैसले करते हैं और यूजुअली जज्बात में आके, इमोशंस में आके किए गए 90% फैसले गलत साबित होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि लीडर को अपने जज्बात पे काबू होता है। ये नहीं कि वो सेंसलेस होगा,
इमोशनलेस होगा नहीं, इमोशंस होंगे लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और उन इमोशंस को अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होने देगा, डिसीजन मेकिंग के अंदर हावी नहीं होने देगा। अब स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेड थ्योरी, ये जो पहली ट्रेड थ्योरी है इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रेड थ्योरी, एम्पिरिकल एविडेंस, दुनिया में इसके सबूत मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मदर रियाज, कायद आजम, गांधी, ये लोग इनबॉर्न लीडर्स थे। बेसिकली ये लोग नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट थे, एजुकेशन भी इनकी ठीक है, कुछ लोग लॉयर्स थे, कुछ लोग ग्रेजुएशन की डिग्री थी, बेतहाशा ग्रेजुएट करते हैं मुल्कों के अंदर, वो लीडर नहीं बन पाए। तो ये लोग इस चीज का एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है, मादी तौर पे इसका सबूत मौजूद है कि लीडर्स पैदा हुए हैं पिछले हजारों साल की हिस्ट्री में। फिर प्रूव्ड बाय लॉट्स ऑफ रिसर्च, इस चीज के ऊपर रिसर्च भी की गई है कि वाकई लीडर्स पैदा होते हैं, कुछ लोग इनबॉर्न क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग्स, एक बंदा मशहूर होने के बावजूद नई थ्योरीज प्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स की, जो पुरानी बड़ी थ्योरीज को चैलेंज कर रही है। Then it focuses on traits of leader and helps to evaluate common characteristics. ये लीडर्स के ट्रेट्स को, लीडर्स की क्वालिटीज के ऊपर फोकस करता है। तो इस चीज से इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है कि लीडर्स के अंदर आम तौर पे कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। ये जितनी क्वालिटीज लिखी गई हैं ये तमाम लीडरों में नहीं होती, तो ये सारी की सारी हर लीडर में नहीं होगी। कुछ क्वालिटीज किसी एक लीडर में होगी, कुछ क्वालिटीज किसी दूसरे लीडर में होगी। फॉर एग्जांपल कायद आज़म को देखें तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, बॉडी वाइज वीक थे, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग थी, सेल्फ मोटिवेटेड थे। रिस्क, लेकिन कायद आज़म रिस्क अवर्स थे, रिस्क टेकर नहीं थे। रिस्क अवर्स का मतलब होता है जो रिस्क लेना पसंद ना करता हो, ही इज कॉल्ड रिस्क अवर्स। कायद आज़म रिस्क अवर्स थे, खतरा मोल लेना पसंद नहीं करते थे। देन कम्स इसके ड्रॉबैक्स। पहले failed to evaluate all characteristics, और musts of a leader, ये लीडर की तमाम क्वालिटीज को इवेल्युएट करने में, फाइंड करने में नाकाम होगी कि हर कम से कम वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो हर लीडर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, इग्नोर्ड फॉलोअर्स। ये थ्योरी सिर्फ लीडर को फोकस करती है, फॉलोअर्स को ध्यान में नहीं रखती, हालांकि फॉलोअर्स का भी लीडर के ऊपर इंपैक्ट होता है। फेल्ड हाउ टू प्रोड्यूस लीडर्स। फिर थ्योरी का फायदा तब होता है जब उसकी मदद से कुछ प्रोडक्शन की जा सके। तो ये थ्योरी ये तो बताती है कि लीडर पैदा होते हैं, लेकिन लीडर क्रिएट किस तरह किया जा सकता है। एक पैदाशुदा बंदे को जो ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है उसको लीडर कैसे बनाया जा सकता है, ये थ्योरी ये बताने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। फिर इट इग्नोर्ड सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट।
पे सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, लेकिन ये थ्योरी लीडर्स की ट्रेड्स के ऊपर, लीडर की क्वालिटीज के ऊपर स्टिकी रहती है कि लीडर की जो भी क्वालिटी होगी वो फिक्स होगी। हालांकि लीडर्स आमतौर पे फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी लीडरशिप स्टाइल या अपनी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट को देख के चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके ट्रेड थ्योरी। देन कम्स स्टाइल थ्योरीज के लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, मतलब लोगों के काम करने के तरीके होते हैं। Style theories of leadership. Leadership की style theories। सबसे पहले है लिपिट एंड वाइट्स स्टाइल थ्योरी। इनका कहना है कि लीडरशिप स्टाइल 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक। तीसरे होते हैं लेजिस्लेटिव। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल, इसमें क्या है, लीडर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखेगा। सारे का सारा जो थिंकिंग प्रोसेस अपने पास रखेगा। वर्कर्स को सिर्फ ऑर्डर जारी किया जाएगा कि आपने क्या करना है, उनको खुद डिसीजन करने की, खुद सोचने की इजाजत नहीं होती। दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये स्टाइल आपको मिलेगा चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, रशिया के अंदर, जहां प्रेसिडेंट या जो पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स हैं सिर्फ वही थिंकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, बाकी सबका काम फॉलो करना होता है। यहां अब लीडर के व्यूज के खिलाफ जाने वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जाता। देन कम्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है, आइडिया लीडर जनरेट करेगा, लेकिन उसके बाद तमाम वर्कर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा कि वो उस आइडिया के ऊपर अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय देंगे और सबकी मर्जी से फिर फैसला किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल। एंड देन कम्स लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या है, गोल्स लीडर सेट कर देगा, बाकी हर बंदा आजाद है कि वो किसी काम को किस तरीके से करना चाह रहा है, उसके अंदर लीडर बिल्कुल दखल नहीं देगा। सो यहां पे है जस्ट फॉलो द कमांड। यहां पे क्या है, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन के आपस में बैठ के फैसला होगा। और लेजिस्लेटिव फ्री विल के हर बंदा आजाद है, उसे सिर्फ टास्क बता दिया जाएगा, आगे वो उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, इस काम में हर बंदा आजाद है। इन लोगों ने, लिपिट और वाइट ने 1938-39 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्रैक्टिकली। इन्होंने बच्चों के कुछ ग्रुप लिए और उन्होंने कुछ क्रिएटिव काम करना था, मास्क बनाने थे, फेस मास्क। तो बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए और तीनों ग्रुप्स को अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल दिया गया। एक ग्रुप अंडर अथॉरिटी था, एक ग्रुप अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम था और एक ग्रुप लेजिस्लेटिव है, जिसमें टीचर्स ने सिर्फ गाइड किया करना क्या है, बाकी सारा काम बच्चों ने खुद किया। रिजल्ट्स क्या निकले या फीचर्स और
रिजल्ट्स और आउटकम्स वो क्या निकले। सबसे पहला आउटकम आउटपुट, जो डेमोक्रेटिक थे इनका आउटपुट हाईएस्ट था, सबसे ज्यादा मार्क्स डेमोक्रेटिक वालों ने बनाए। उससे कम आउटपुट प्रोड्यूस किया ऑटोक्रेटिक वालों ने, और सबसे कम लोएस्ट जो था वो लेजिस के वाले थे। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वालिटी डेमोक्रेटिक वालों की हाईएस्ट थी, इनकी लो थी और इनकी लोएस्ट थी। मोरल, लोगों का मोरल कैसा था, हिम्मत कैसी थी, यहां हाईएस्ट, इधर लो इधर लोएस्ट। Then comes cooperation. यहां पे हाई था, लोग लीडर के बगैर भी काम कर लेते थे। यहां कॉपरेशन लो था, यहां पे नो कॉपरेशन, हर बंदा अपने फैसले में आजाद था, कोई बंदा दूसरे से कॉपरेट नहीं कर रहा था। ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क, यानी कि काम का खास होना यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ प्रेजेंट था। कि इन लोगों ने जो मास प्रोड्यूस किए वो अच्छी क्वालिटी के थे और उसमें ओरिजिनलिटी थी, यानी कि लोगों के जो पर्सनल स्किल्स थी वो इस आउटपुट के अंदर मौजूद थी। सो कंक्लूजन क्या हो सकता है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल सबसे बेहतरीन है किसी भी काम को करने के लिए, कि सब लोग डिस्कशन करें और फिर डिस्कशन के बाद जिस चीज के ऊपर मेजॉरिटी लोगों का कंसेंसस हो, जिस डिसीजन या जिस स्टाइल के ऊपर मेजॉरिटी लोग मुत्तफिक हों, वो स्टाइल अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो लेकिन इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी आया कि पास स्टूडेंट्स ने इस चीज को पसंद किया कि वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन ओवरऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो बेस्ट प्रूफ हुआ इसके अंदर। दैट्स व्हाई आपको पूरे यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी मिलेगी। यूरोप में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, वो लोग लीडर्स क्रिएट करते हैं बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग एंड बाय अदर मीन्स। देन इसके बाद आपके पास अवेलेबल है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर एक एग्जाम्पल मौजूद है और एग्जाम्पल के बाद फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद है। इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। देन कम्स ब्लेक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल लीडरशिप ग्रिड। इसको हम इंशाल्लाह आज के ही सेकंड पार्ट का इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, जो अभी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।